साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी की जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, सुचारू रूप से चल रहा होगा और सुचारू रूप से चला रहना चाहिए। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो 5 यूनिट्स हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों के बारे में हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी के सामने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को रखने वाले हैं जो परीक्षोपयोगी हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और निश्चित रूप से इन प्रश्नों से आप सभी को लाभ होगा। और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस महापुरुष को भारत में सिद्ध पुरुष एवं युग निर्माता कहा जाता है? तो कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनको भारत में सिद्ध पुरुष एवं युग निर्माता कहा जाता है? आपको बताना है। पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस महापुरुष को सिद्ध पुरुष एवं युग निर्माता कहा जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों महात्मा गांधी। गांधी जी को सिद्ध पुरुष और युग निर्माता ये 2 उपाधियों से नवाजा जाता है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि, गांधी जी के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है, यह आपको बताना है। पहला विकल्प है गांधी जी एक शिक्षक थे, दूसरा है गांधी जी अतीत और भविष्य की देहली थे, तीसरा है सामान्य नागरिक थे, चौथा है नेता थे। बताइए गांधी जी के विषय में राधाकृष्णन ने क्या कहा है? सही उत्तर है गांधी जी अतीत और भविष्य की देहली थे। ये उन्होंने कहा था। किसने? राधाकृष्णन जी ने। किसके विषय में? गांधी जी के विषय में। चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया? देखिए अनुशासन कई प्रकार के होते हैं, तो गांधी जी के अनुसार जो अनुशासन है वह कौन सा है, या शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया गांधी जी ने? पहला विकल्प है कठोर अनुशासन, दूसरा है दमनात्मक अनुशासन, तीसरा है आत्मानुशासन, चौथा है प्राकृतिक अनुशासन। विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, मनन कीजिए और उत्तर बताइए। साथियों, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानुशासन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आत्मानुशासन सबसे बड़ा अनुशासन है। ठीक है, दमनात्मक अनुशासन तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो है ये इसको स्वीकृति नहीं है। दूसरा कठोर अनुशासन, यदि अनुशासन बहुत ज़्यादा कठोर होगा तभी बच्चा दबाव में आ जाएगा और पढ़ नहीं पाएगा। और प्राकृतिक अनुशासन ये भी उनकी दृष्टि में उचित नहीं था, तो उन्होंने आत्मानुशासन की बात की। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा या बालक आत्मानुशासन होके या खुद स्वयं अनुशासित होके किसी विषय वस्तु को सीख सकता है, शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप नोट भी कर लीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? सही उत्तर को रेखांकित कीजिए। गांधी जी ने शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों को उन्होंने आधारभूत सिद्धांतों की श्रेणी में रखा, आपको बताना है। पहला विकल्प है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, दूसरा है शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, तीसरा है शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, चौथा है इनमें सभी। बताइए गांधी जी ने शिक्षा के आधारभूत कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं?
सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों इनमें सभी। उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो भी कहा कि मातृभाषा होगी तो बच्चा आसानी से विषय वस्तु को समझ जाएगा, मातृभाषा में उन्होंने बल दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा पूर्ण मानव का विकास है। ठीक है, यदि व्यक्ति का किसी मानव का विकास होता है तो उसका केवल और केवल माध्यम क्या है? शिक्षा है उनके अनुसार। तीसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, कि जो भी शिक्षा ग्रहण करे वो हस्तकला अर्थात स्वावलंबन की बात करते हैं गांधी जी, तो उन्होंने हस्तकला को भी केंद्रित में रखने की बात की है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें सभी। चल रहे अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? मातृभाषा की महत्ता, शिक्षा की नवीन योजना, बुनियादी शिक्षा और उपरोक्त सभी। बताइए गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? साथियों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गांधी जी ने, जैसे कि आपने पूर्व में भी पढ़ा, मातृभाषा के माध्यम की बात करते हैं, अर्थात मातृभाषा में जो है शिक्षा का माध्यम हो। दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा की नवीन योजना हो, कोई भी जो है ऐसी योजना बने शिक्षा की, कोई नई योजना, उस पर बल दिया इन्होंने। तीसरा इन्होंने कहा बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा की जो अवधारणा है वो मूल रूप से गांधी जी की ही है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये सभी जो तीनों हैं, मातृभाषा को महत्व, शिक्षा की नवीन योजना या बुनियादी शिक्षा, ये सब गांधी जी की देन है। अतः इस प्रश्न का समुचित उत्तर उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है साथियों, धार्मिक शिक्षा के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? देखिए जो धार्मिक शिक्षा है उस धार्मिक शिक्षा के बारे में गांधी जी ने क्या धार्मिक जो शिक्षा है उसके बारे में क्या क्या विचार दिए हैं? पहला विकल्प अनावश्यक है। दूसरा केवल अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। कहा कि सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा शिक्षा में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। अब बताइए धार्मिक शिक्षा के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? 4 विकल्प हैं, समुचित विकल्प की ओर आपको आना है और सही उत्तर की ओर चलना है। धार्मिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा गांधी जी ने, बताइए। उन्होंने कहा साथियों कि शिक्षा में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। सबके लिए शिक्षा, कोई जाति धर्म भेद वर्ग भेद की शिक्षा को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है गांधी जी की। उन्होंने कहा कि शिक्षा को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चल रहे हैं। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? जो फ्लैंडर्स थे उन अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया, आपको बताना है, किया गया है। पहला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा है मिनेसोटा विश्वविद्यालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए जो फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया है? सही उत्तर है साथियों मिनेसोटा विश्वविद्यालय में। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विकास किया गया, ध्यान रखेंगे। चल रहे अगले प्रश्न की ओर। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक एमिडन, नीट, फ्लैंडर्स, एलन एवं रायन या मैग्नाइट? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों नीट फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण दिया। ये अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक थे नीट फ्लैंडर्स। ऊपर आपने पढ़ा कि फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया, तो ये मिनेसोटा विश्वविद्यालय, ये पढ़ा। अब पूछा गया कि अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है, तो नीट फ्लैंडर्स।
उसके बाद फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया? 8, 10, 6, 12। बताइए साथियों, 10 वर्गों का प्रतिपादन किया फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में। ठीक है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया पद्धति वर्ग पद्धति में 10 वर्गों का प्रतिपादन किया है। फिर है, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? देखिए, अंतःक्रिया की ओर ही चल रहे हैं हम, जो फ्लैंडर्स का है। अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? पहला उद्देश्य, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है संरचना, चौथा है मूल्यांकन। पूछा जा रहा है कि अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है, पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सा तत्व नहीं है इन चारों में से, बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों संरचना। संरचना अंतःक्रिया प्रतिमान के तत्व में नहीं आता है, जबकि उद्देश्य आता है, प्रस्तुतिकरण आता है और मूल्यांकन आता है। ठीक है, संरचना नहीं आती, अतः इस पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर है संरचना। चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा जा रहा है, कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण फ्लैंडर्स ने, स्किनर ने, क्राउडर ने या कोई नहीं? बताइए। कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण सही उत्तर है फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स ने कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो सही उत्तर है साथियों फ्लैंडर्स। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स जाने जाते हैं। बताइए, फ्लैंडर्स किसके लिए जाने जाते हैं, आपको बताना है। पहला विकल्प व्यावहारिक तकनीकी के क्षेत्र में, दूसरा है शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में, तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में, चौथा है अभिक्रमित शिक्षण के क्षेत्र में। अब बताइए फ्लैंडर्स किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? सही उत्तर है साथियों व्यावहारिक तकनीकी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। व्यावहारिक तकनीकी के क्षेत्र में जाने जाते हैं कौन? फ्लैंडर्स। व्यावहारिक तकनीकी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन में अनुदेशन के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। बताइए कौन सा शब्द है? प्रश्न है कि अभिक्रमित अनुदेशन में अनुदेशन के पद के लिए प्रयुक्त शब्द बताना है आपको। क्या है? फ्रेम है, क्यू है, या ब्रॉचिंग है, या पृष्ठपोषण है? बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन में अनुदेशन के पद के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताइए क्या है? सही उत्तर है साथियों फ्रेम। फ्रेम इसका सही उत्तर है। फ्रेम जो है अनुदेशन के पद के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। आपको बताना है कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है वो नहीं होते हैं। शंकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी, कल्पना प्रधान। अब बताओ कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। सही उत्तर है साथियों अध्ययन में सामान्य। अंतर्मुखी व्यक्तित्व शंकालु, शंका होती है। ठीक है, एकांतवादी होते हैं अर्थात एकांत में रहना पसंद करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग, और कल्पना प्रधान होते हैं, कल्पना में खोना। अब इसका जो सही उत्तर है वो है अध्ययन में सामान्य, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग अध्ययन में विशिष्ट होते हैं, सामान्य नहीं।
ठीक है, इसलिए पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति अध्ययन में सामान्य नहीं होते। अगला है आईक्यू व एक्यू है। आईक्यू व एक्यू क्या है? पहला विकल्प है व्यक्तिगत प्रदत्त, दूसरा है मानक प्रदत्त, तीसरा है प्रक्षेपी प्रदत्त, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए आईक्यू व एक्यू, बुद्धि, इंटेलिजेंस, क्वांटेंट, आईक्यू, और एक्यू है क्या है बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों मानक प्रदत्त। आईक्यू व एक्यू ये मानक है, ठीक है, ये मानक निर्धारित करते हैं आईक्यू और एक्यू, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सुमेलित है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित है। पहला विकल्प है विक्रेता, व्यक्तिगत आत्मन दूसरा शल्य चिकित्सक भाषात्मक, तीसरा है नृत्य की शारीरिक गति, चौथा है गणितज्ञ स्थानिक। बताइए सुमेलित कौन सा है इनमें। इनमें सुमेलित है साथियों नर्तकी शारीरिक गति। जो नर्तकी है वो शारीरिक गति पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है। तो समुचित उत्तर है, सही उत्तर है तीसरा विकल्प। आगे चल रहे हैं सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला है नींबू मीठे हैं, युक्तिकरण है, मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण है, या घटना का सामान्यकरण बौद्धिकीकरण है, या हवाई किले उज्जवल तरंग। बताइए सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है साथियों चौथा। देखिए नींबू मीठे हैं युक्तिकरण है, मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण है, और घटना का सामान्यकरण बौद्धिकरण है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों सही है, सुमेलित है। हवाई किले उज्जवल तरंग नहीं होती है। जो हवाई किले होते हैं उज्जवल तरंग नहीं होती है, सुमेलित नहीं है। आगे है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आरटी के बारे में सही नहीं है। बताइए साथियों कि आरटी के बारे में क्या सही नहीं है। पहला विकल्प है अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया है क्या, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक, तीसरा 21 एसएमसी का गठन, चौथा है राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011। 4 विकल्प हैं, आपको सुमेलित नहीं है या सही नहीं है बताना है। इसका सही उत्तर है साथियों प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5। ये आरटी के बारे में सही नहीं है। अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया है कहता है, धारा 21 में एसएमसी का गठन कहता है, आरटी जो धारा है उसमें, ठीक है, 21 जो धारा है उसमें एसएमसी के गठन की बात उसमें की गई है, और राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुई है, लागू हुई है, ध्यान रखिए। चलने हैं अगले प्रश्न में। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। पहला है समस्या समाधान, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है व्याख्यान, चौथा है मॉन्टेसरी। बताइए बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित के अंतर्गत नहीं आती बताइए। इसका उत्तर है साथियों व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि है ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि समस्या समाधान बाल केंद्रित में है, अन्वेषण अर्थात खोज विधि बाल केंद्रित में है, और मॉन्टेसरी ये तो अति महत्वपूर्ण है, ये बाल केंद्रित, जबकि व्याख्यान शिक्षण विधि बाल केंद्रित में नहीं है। चले अगले प्रश्न की ओर। एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें कमी है। किस चीज़ की कमी है? पहला है वैधता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विभेदकारिता, चौथा व्यापकता। बताइए कौन सा ऐसा परीक्षण जो प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है।
उसमें कमी बतानी है आपको, क्या कमी रह जाती है। तो साथियों उसमें जो कमी है वो है विभेदकारिता, अर्थात उसमें हम विभेद नहीं कर पाते कि प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में जो विभेद है नहीं कर पाते, तो विभेदकारिता इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमेलित है। अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कुडर परीक्षण, अभिवृत्ति, युग्म, तुलनात्मक निर्णय, अधिक्षमता, DAT परीक्षण रुचि के लिए, और स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि के लिए। बताइए कौन सा सुमेलित है। साथियों जो सुमेलित है वो है चौथा, स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि के लिए सुमेलित। रुचि इंटरेस्ट के लिए क्या सुमेलित है, स्ट्रॉन्ग प्रपत्र। ठीक है, उसके बाद है द्वंद्व का प्रकार नहीं है। द्वंद्व, पहला विकल्प है ग्राही अर्थात ग्राही उपागम, दूसरा त्याग उपागम, तीसरा है उपागम परिहार, चौथा है बहुपरिहार उपागम। द्वंद्व का प्रकार नहीं बताना। सही उत्तर है साथियों बहुपरिहार उपागम। द्वंद्व के प्रकार में ग्राही उपागम है, त्याग उपागम है, उपागम परिहार है, जबकि बहुपरिहार उपागम नहीं है। किसमें, द्वंद्व के प्रकार में। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है। पहला विकल्प अमेरिका में प्रारंभ हुआ, दूसरा है शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तीसरा है मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, चौथा है 1 व 3 दोनों। बताइए सही उत्तर। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान अमेरिका में प्रारंभ हुआ और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। ठीक है, शिक्षकों के द्वारा ही क्रियात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो उसका जो मूल्यांकन है स्वयं शिक्षक करते हैं और अमेरिका में शुरू हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। क्या, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्तर शिक्षण का है। आपको बताना है कि कौन सा स्तर शिक्षण का है। पहला है प्रक्षेपक, दूसरा परावर्तक, तीसरा है अंतःक्रियात्मक, चौथा है संकलित। तो साथियों इसका सही उत्तर है अंतःक्रियात्मक। अंतःक्रियात्मक जो है वह जो है शिक्षण का स्तर है। इन 4 विकल्पों में जो अंतःक्रियात्मक है वह शिक्षण स्तर है, इसको ध्यान रखना।